हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक शॉर्ट्स। और आज हम अपनी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस आते रहे, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइप की कंटेंट अभी तक यूट्यूब पे नहीं मिले थे, और मैं चाहता हूँ कि आपको फ्री में बेस्ट कंटेंट मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि a company runs a relational database on premises that is only used for occasional queries. The database will be migrated to AWS. The company requires a managed solution that only incurs cost when the database is actually used. Which AWS service should they use? So एक कंपनी है जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रही है ऑन प्रेमाइसेस में, और वो चाहती है कि वो अब माइग्रेट हो जाए AWS में। और कंपनी चाहती है कि उसे एक मैनेज सोल्यूशन मिले, जिसमें उसको उनको कुछ ना करना पड़े, और वो कॉस्ट तभी पे करे जब वो यूज करे। मतलब जिसे कहते हैं पे पर यूज, वैसी सर्विस चाहिए। तो कौन सी सर्विस सबसे अच्छी रहेगी? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अमेजोन अरोरा सर्वरलेस, ऑप्शन बी अमेजोन आरडीएस, ऑप्शन सी अमेजोन डायनेमो डीबी, और ऑप्शन डी अमेजोन अरोरा। तो देखिए, बेसिकली हमेशा कभी भी कीवर्ड यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मैनेज सोल्यूशन। तो मैनेज सोल्यूशन को अगर आपको हैंडल करना है, तो उसके लिए हमें सिंपल एक अगर सोचा जाए, तो वो हमेशा एक ऑप्शन होगा जो कि है अरोरा, और अरोरा में भी सर्वरलेस। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे इस चार ऑप्शंस में से अरोरा सर्वरलेस सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट फिट करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट, शट डाउन, स्केल सब कुछ कर सकता है, और ये आपके एप्लीकेशन कैपेसिटी के हिसाब से अडेप्ट करता है। प्लस ये पे पर सेकंड बेसिस पे काम करती है, तो ये पूरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। दूसरे ऑप्शन जो देखेंगे, जैसे आरडीएस, डायनेमो डीबी, अरोरा, ये सब सर्वरलेस नहीं है, और इनमें आपको ये भी बहुत चीज़ों को बहुत हद तक मैनेज करते हैं अपने से, बट जिस लेवल तक अरोरा करता है, जैसे कि शटडाउन, रीस्टार्ट वगैरह, ये सब चीज़ें सब कुछ मैनेज करता है, वो इन इन तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सबसे करेक्ट ऑप्शन है। इसकी अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने उसका डिटेल नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है, ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको चाहिए तो आप इसका नोट्स बना सकते हो, काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A solution architect needs to choose the most cost efficient storage for an Amazon EC2 instance with a elastic block store. Uh, the application will receive infrequent burst of traffic with disk input output requirements up to 3000 IOPS for short period. Which solution should the solution architect choose? तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट को एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनानी है, जिसमें एक EC2 इंस्टेंस है और एक EBS ब्लॉक स्टोर अवेलेबल है। और हमारे पास जो है, जो रिक्वायरमेंट है, उसमें 3000 आईओप्स और शॉर्ट पीरियड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और वो भी एक इनफ्रीक्वेंट है। तो कौन सी सोल्यूशन सबसे अच्छी होगी? तो अगर देखा जाए तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अमेजोन EBS जनरल पर्पस SSD GP2। ऑप्शन बी जो है हमारा है, वो कोल्ड HDD SC1 भी कहते हैं उसे। ऑप्शन सी जो है वो थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD है, जिसको ST1 भी कहते हैं। और ऑप्शन डी है प्रोविजन डायोप्स SSD IO1। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक अच्छी अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन तो चाहिए ही, और बर्स्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो बर्स्ट हमें चेक करना है। तो अगर आप सारे सारे ऑप्शंस को अगर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे अच्छी सूटेबल जो ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जनरल पर्पस SSD जो है, GP2 जिसे कहते हैं, उसकी IOPS 3000 ही है, और इसकी ही रिक्वायरमेंट है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि अगर हम इससे ऊपर बढ़ेंगे, जैसे कि है हमारा ऑप्शन डी प्रोविजन डायोप्स SSD IO1, इसकी IOPS और भी ज़्यादा है, 16,000 IOPS है उसकी। इतने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, वो HDD है, तो हम लोग वो ऑप्शन के लिए नहीं जाएंगे, कि SSD की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती है HDD से। सो इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आइडियल रेंज होती है। तो अगर आप चाहें तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So a multi-tier application is being migrated from an on-premise to AWS cloud. The database tier runs on MySQL. The solution architect requires a highly available managed database solution on AWS that supports multi-AZ. Which migration path should the solution architect choose? So एक मल्टी टियर एप्लीकेशन है, जिसमें वेब सर्वर, ऐप सर्वर, ऐसे आर्किटेक्चर होती है, तो इसको कहते हैं मल्टी टियर एप्लीकेशन।
उसको माइग्रेट किया जा रहा है ऑन प्रीमाइस से AWS क्लाउड पे। अब डेटाबेस जो चलती है वो माई सीक्वल पे चलती है, और सोल्यूशन आर्किटेक्ट को एक डिजाइन सोल्यूशन करना है जो कि हाईली अवेलेबल हो, मैनेज डेटाबेस हो, और मल्टी एजी सपोर्ट करता हो। तो ये 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें किस माइग्रेशन पाथ पे जाना चाहिए? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। तो यूज Amazon AWS डेटाबेस माइग्रेशन, DMS जिसका कहते हैं, टू माइग्रेट द डेटाबेस टू Amazon RDS MySQL मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि Amazon डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस यूज करके डायरेक्टली माइग्रेट कर लीजिए DynamoDB मल्टी एजी डेटा डिप्लॉयमेंट के लिए। ऑप्शन सी कहता है कि DMS यूज करके उसको इलास्टिक कैश में मल्टी एजी में डिप्लॉय कर दीजिए। ऑप्शन डी कहता है कि Amazon डेटाबेस माइग्रेशन स्क्रिप्ट को यूज करके डायरेक्टली माइग्रेट कर दीजिए Amazon की स्पेस पे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास अगर ऑप्शन एलिमिनेशन पे अगर हम लोग जाए तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हमें मल्टी एजी चाहिए जो कि उसमें तो नहीं हो पाएगी। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि वो इलास्टिक कैश की बात कर रहा है, बट हमें कैश सिर्फ रीड के लिए नहीं चाहिए, हमें एक डेटाबेस चाहिए जो कि रीड राइट सब सपोर्ट करे। तो इलास्टिक कैश की तो सिर्फ कैशिंग के लिए होती है, तो वो भी रूल आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो कहता है कि DynamoDB मल्टी एज यूज करने के लिए, बट यहाँ पर DynamoDB नहीं यूज कर सकते क्योंकि DynamoDB तो नो सीक्वल डेटाबेस है, और यहाँ पे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास बचता है सिर्फ ऑप्शन ए, जो कि है Amazon RDS MySQL मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट। तो ऑप्शन ए सही आंसर। इसकी डिटेल मैंने दे दी है नेक्स्ट स्लाइड पे, अगर आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट रिक्वायर्स अ नॉन रिलेशनल key value store that can dynamically scale without intervention. Which solution is most suitable? तो एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस नहीं बनाना है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस बनाना है, यानी कि नो सीक्वल डेटाबेस बनाना है जहाँ पे की वैल्यू पेयर में डिटेल स्टोर होती है, और वो डायनेमिकली स्केल होना चाहिए, किसी के इंटरवेंशन नहीं चाहिए, किसी की किसी को भी उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्केल होता रहे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी को मैनुअली जाके ना करना पड़े। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है Amazon DynamoDB विद सोल्यूशन विद प्रोविजन कैपेसिटी। ऑप्शन बी कहता है Amazon DynamoDB विद ऑटो स्केलिंग। ऑप्शन सी कहता है Amazon S3 विद इंटेलिजेंट टियरिंग। ऑप्शन डी कहता है Amazon EFS विद ऑटो स्केलिंग। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमारे जो ऑप्शंस जो है यहाँ पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी सबसे पहले चेक करना कि नो सीक्वल डेटाबेस कौन है। तो DynamoDB एक नो सीक्वल डेटाबेस होता है। तो हम लोग को डेटाबेस चाहिए, और जो ऑप्शन सी ऑप्शन डी है वो स्टोरेज सोल्यूशन है, लेकिन वो डेटाबेस के लिए बेहतरीन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाता है, बचता है ऑप्शन ए और बी। अभी ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो प्रोविजन कैपेसिटी है, और ऑप्शन बी जो है वो ऑटो स्केलिंग है। और आप देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन पे ऑलरेडी कहा गया है कि डायनेमिकली स्केल होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सबसे रेलिवेंट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इसका सोल्यूशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया है, तो अगर चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 15 कहता है एन एप्लीकेशन स्टोर्स इमेजेस इन एन Amazon S3 bucket using storage standard storage class. The images require rapid access for 14 days. After that, the images may be infrequently accessed for 90 days and can be deleted. Which object lifecycle of configuration is most cost efficient? तो Amazon तो एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट को एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनानी है, जिसमें इमेजेस स्टोर करनी है S3 बकेट में, लेकिन 14 दिनों के बाद उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल देना है, और 90 डेज के बाद उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन क्या होगा? तो ऑप्शन ए देखेंगे तो कह रहा है कि ट्रांस को ट्रांजिशन कर दीजिए स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में 30 दिनों के बाद, और उसके बाद 90 डेज के बाद उसको एक्सपायर कर दीजिए। ऑप्शन बी कहता है कि ट्रांजिशन कर दीजिए वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में 14 दिनों के बाद, और फिर उसके बाद उसके 90 दिनों के बाद उसको ग्लेशियर में डाल दीजिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी कहता है कि ट्रांजिशन कर दीजिए स्टैंडर्ड IA को 14 दिनों के बाद, और उसके बाद 90 डेज के बाद आप उसको एक्सपायर कर दीजिए। और ऑप्शन डी कहता है कि ट्रांजिशन टू RRS आफ्टर 14 डेज एंड आफ्टर 90 डेज ट्रांजिशन टू ग्लेशियर। तो अभी देखिए आप इसमें देखेंगे तो सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आप डाल सकते हैं, क्योंकि 14 दिनों के बाद वो इतना फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है, और उसके बाद 90 डेज के बाद आप उसको एक्सपायर कर दीजिए। तो ऑप्शन सी सबसे ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है। बट दूसरे ऑप्शन की तरफ भी आप जाएंगे तो पहला ऑप्शन ए जो कहता है उसको 30 दिनों के बाद डालना है, तो ये
14 या 15 दिनों के लिए या सॉरी 16 दिनों के लिए आप उसको कहाँ रखेंगे? तो आप उस 16 दिनों के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे अगर आप उसको अ, नॉर्मल S3 बकेट में रखेंगे तो। तो बेटर है कि आप 14 दिन के बाद ही कर दें उसको। अभी सेकंड ऑप्शन जो है वन ज़ोन आइए आफ्टर 14 डेज़ और उसके बाद आप ग्लेशियर पे डाल दें। तो सेकंड ऑप्शन पहला पार्ट सही है। वन ज़ोन पे आप रख सकते हैं 14 दिनों के बाद। लेकिन ग्लेशियर में डालने की क्या ज़रूरत है? ग्लेशियर तो फिर एक बैकअप के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमें बैकअप तो करना नहीं है, हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऑप्शन डी है आरआरएस में डालने के लिए 14 दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद ग्लेशियर में। फिर से ग्लेशियर में डालने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो ए, बी और डी एलिमिनेट हो गई, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसका सॉल्यूशन एक आंसर एक्सप्लेनेशन दे दिया है इंग्लिश में, अगर आप चाहिए तो आप इसके लिए नोट्स बना सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी एक सर्टिफिकेशन के लिए भी देख रहा है, ताकि उनको एक बेनिफिट मिल जाए फ्री में और उन्हें कुछ पैसे ना पे करने पड़े। तो शुक्रिया दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।